एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं होता हो जाए यार। गाइस, थैंक यू सो मच आप सबकी इतनी ब्लेसिंग्स के लिए कि मेरा बुखार, मेरा ज़ुकाम सब कुछ ठीक हो गया है। अब बस थोड़ा सा खराश बचा है मेरे गले में, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेकार आएगी, पर उसे इग्नोर करना, स्टोरी लाइन पे ध्यान देना। हालांकि मेरी स्टोरी लाइन भी उतनी कोई खास अच्छी हो नहीं रही है आजकल, पर कोशिश करूँगी कि इसे बेहतर 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 और बेहतर बनाती जाऊँ। टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर मुझे यकीन है आप लोग मेरे साथ इंतज़ार करोगे जिस तरीके से मैं इम्प्रूव। चलो तो फिर साथ में चलते हैं इमोशंस के भवंडर की तरफ और साथ में इम्प्रूव करते हैं एक दूसरे को। मेरा तो पता नहीं मैं आपको कुछ कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। पर मैं ज़रूर आपके साथ में रहकर बहुत कुछ सीख रही हूँ ज़िंदगी के असल मायने, कि ज़िंदगी में खुश रहना एक बेसिक चीज़ होती है। कुछ भी हो या ना हो, बहुत सारा पैसा, नाम, रुतबा, खुशी होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए ज़िंदगी में एक, और एक भरोसा होना चाहिए खुद के ऊपर कि यार कुछ तो कर लेंगे, ऐसा वाला। शायद वो इस चैनल की वजह से मेरे पास आया है कि कुछ तो मैं कर लूँगी, कुछ ना मिला तो कुछ तो मेरे पास फिर भी रहेगा। खैर, मेरी बकवास तो होती रहेगी। फ़िलहाल हम स्टोरी पे वापस आते हैं। थोड़ा मैं बता दूं कि थोड़ा मेरे लिए टफ़ हो रहा है, क्योंकि मैंने पावरफुल बॉटम नाम के ऐसे कई कैरेक्टर पहले लेकर आई हूँ मैं, पर मैं उन्हें इतना खूंखार दिखा नहीं पाती, क्योंकि विंग को मुझे उतना मतलब इंडिपेंडेंट देने की आदत तो है, पर उसको वांग जी के ऊपर हावी करना थोड़ा सा टफ़ पड़ जाता है, क्योंकि वांग जी एक टफ़ कैरेक्टर है। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जिस तरीके का मैंने कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन आपको दिया था, मैं उससे भटक ना पाऊँ, और अगर मैं भटकूँ तो आप लोग मुझे याद दिलाने के लिए तो हो ही, तो याद दिला देना। तो चलो बिना देरी के आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है वांग जी और विंग के जंगल में जाने से, जहाँ पर वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं। विंग तो बहुत चिल है, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन वांग जी वो आसपास देख रहा है, क्योंकि उन्हें इस जंगल में सरवाइव करना है तो कुछ ना कुछ तो देखना होगा। फ़ोन में सिग्नल नहीं मिल रहे थे, और वो जंगल के किस पार्ट में थे वांग जी को नहीं पता। उसने बस कार को ना भगा दिया था। वहाँ से निकलने के बाद, उस जिन्स के बार से निकलने के बाद उसने बस कार को भगा दिया था, और किस डायरेक्शन में, कहाँ, कब, कैसे वो पहुँचा उसे याद ही नहीं। उसे बस इतना याद है कि उनकी कार में आग लग चुकी है और अब वो कार चलाने लायक नहीं बची। उन दोनों को तो वहाँ से निकले हुए टाइम हो गया है, वो कार तो आग जल के राख भी हो गई होगी। उन लोगों का वापस जाना होगा, लेकिन फ़ोन में सिग्नल नहीं है, हाथ में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, और रात का समय हो चुका है। अंधेरा होता जा रहा है। अभी भी सूरज की कुछ किरणें उस जंगल में थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं, पर बहुत जल्दी ही, सूरज डूबने से पहले ही उन लोगों के लिए सूरज गायब हो जाएगा, क्योंकि जंगल में तो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाया करता है। वांग जी अभी भी सोच रहा था कि वो कैसे सरवाइव करेगा, क्योंकि जंगल में उसने कभी सरवाइव नहीं किया है। वो पहले जंगल में नहीं आया है, बाकी जगह पर तो वो सरवाइव करने के बारे में सोच भी सकता था। पर उसे पता है विभूषण जो इतना चिल बैठा हुआ है, अगर वांग जी कुछ ना भी करे तो भी विभूषण कर लेगा, पर वो अपने लिए करेगा, वांग जी के लिए नहीं। तो उसे अपने लिए तो कुछ ना कुछ देखना ही होगा। इसलिए वांग जी विंग की तरफ देखता है, जो कि पेड़ से टेक लगाकर अपने पैर के ऊपर पैर रख के आराम से बैठा हुआ है। उसका ऑरा अभी भी जितना जितना डार्क था उससे बिल्कुल कम नहीं हुआ है, बल्कि और डार्क हो गया है। अब तो वांग जी के बदन में भी गूज़बम्स उठ रहे थे विंग के इस रूप को देखकर। कितना खतरनाक है। इस खतरनाक इंसान के बारे में सुनकर लोगों की पतलून गीली हो जाती है। उस खतरनाक इंसान के साथ में गेम खेल रहा है वांग जी। हो गोश, ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है। वांग जी वहाँ से उठकर अब आसपास देखता है, कुछ मिले जिसे वो पकड़े, पकाए और खाए। उनके पास आग जलाने के लिए कोई चीज़ है क्या? वांग जी ने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स में और हिस्ट्री में पढ़ा है कि पुराने लोगों को जब आग जलानी होती थी तो वो लोग पत्थर पे ऐसे घिस के आग जलाते थे। तो वांग जी वही करता है। वो
पास ही से कुछ सूखी लकड़ियाँ, पत्ते इकट्ठे करता है और एक लकड़ी लाकर उसके ऊपर दूसरी लकड़ी रखकर उसे अपने हाथों से घुमाते हुए और आग जलाने की कोशिश करता है। उसमें उसने कुछ पत्तियाँ भी रखी हुई थी, पर वो आग तो जली ही नहीं। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद जब सूरज पूरी तरीके से गायब हो गया, अंधेरे में वो लोग डूब गए, तब भी वो आग तो जली ही नहीं। वांगची ने पहले से 2 पत्थर रख रखे थे कि अगर इससे आग नहीं जली तो मैं पत्थरों से जलाने की कोशिश करूँगा, उससे चिंगारी लगी निकलेगी, उसकी वजह से शायद घास में जल्दी आग लग जाए। तो वांगची ने वही किया, पर पत्थरों से चिंगारी जो निकली वो घास पर तो गिरी, पर उससे आग नहीं लगी, बल्कि वांगची के हाथों में ही बहुत सारे चोट लग गई इस चीज़ों से। पहले उस लकड़ी को बार बार घिसने से और अब इन पत्थरों की चिंगारियों को बार बार एक दूसरे से टकराने से उसके हाथों में इतनी चोट लगी है कि पक्का उसकी उंगलियों से खून तो निकल नहीं लगा होगा। फाइनली वांगची हार मानते हुए विभूषण की तरफ मुड़ता है, जो उसे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान में चांद तो है, पर चांद की रोशनी उन तक पहुंच नहीं रही थी, पेड़ ही इतने ज़्यादा थे। पर फिर भी उसे एक फिगर तो नज़र आ रहा था, एक फिगर जो वहाँ बैठा हुआ है। और पहले भी वांगची ने देख रखा था ना कि विंग कहाँ बैठा हुआ है, तो अंदाज़ा तो उसे था। वो वांगची विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम ट्राई करोगे? मुझसे तो नहीं हो रहा है। बस जैसे कि ये बोलने की देर थी, तभी वहाँ रोशनी हुई। विंग के पास लाइटर था। वांगची कैसे भूल गया? विंग स्मोक करता है तो उसके पास लाइटर तो होगा ही ना। इतनी देर से ये इंसान उसका बैठकर तमाशा देख रहा था, वो कितनी बुरी तरीके से परेशान हो रहा है, और ये इंसान बस तमाशा देख रहा था, जैसे कि इसे इंतज़ार था कि वांगची पर मदद मांगे, और वो करने को रेडी है। लाइटर पास लाकर वो उन पत्तियों में आग लगा देता है और आग तुरंत जल जाती है। वहाँ पर रोशनी भी हो गई थी और आग भी जल गई थी। वांगची जैसे समझ आ गया था, कुछ भी क्यों ना हो, विंग के पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, पर वो डायरेक्ट नहीं बोल सकता। अगर वो डायरेक्ट बोलेगा इसका मतलब ये है कि वो विंग के ट्रस्ट के लायक ही नहीं है, वो अपने हाथों से तो कुछ कर ही नहीं सकता। आग तो जल गई, अब बारी थी खाना तोड़ने की या फिर खाना कहीं से लाने की। एक मशाल बनाने के बाद, क्योंकि एक लकड़ी में उसने पत्ते और आसपास से पड़ी हुई झाड़ियाँ बांधकर उसमें आग लगा ली थी, जो ज़्यादा देर तक तो चलने वाली नहीं थी, पर हाँ वो थोड़ी दूर तक तो जा ही सकता है। इसलिए वांगची उस लकड़ी को लेकर चला जाता है कुछ खाने या पानी ढूंढने के लिए। वो इधर उधर काफ़ी भटकता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, बल्कि वो कई बार शिकारियों के पंजों में फंस जाता है जो उन्होंने जाल बिछा के रखे हुए थे। उसमें फंसकर वांगची के पैरों में कई बार चोट लग चुकी थी, कई बार वो गिर चुका था, उसके सर पर भी चोट लग चुकी थी। बेचारा वांगची बुरी तरीके से सदमे में है कि वो क्या करे। पर फाइनली उसे एक रैबिट दिखता है, हल्का ही सही पर उसे दिखाई दे रहा है कि ये रैबिट ही है। वो उसके पास जाता है, उसके गर्दन को पकड़कर उसे उठाता है तो उसके हाथ पर कोई काट लेता है। वो जब उसे गौर से देखता है तो पता चलता है कि ये कोई खरगोश नहीं था, बल्कि एक फॉक्स था। ओह गॉड! वांगची ने एक फॉक्स को पकड़ लिया, पर वो उस फॉक्स को जाने नहीं देता, बल्कि उसके गले को दबाने लगता है। वांगची के हाथ को उस फॉक्स ने काट लिया था, इसके बावजूद भी वो ऐसा ही कर रहा था, लेकिन फाइनली उस फॉक्स के पंजों ने उसे बचा लिया। वांगची के बदन पर, उसके फेस पर कई सारे खरोंचों के निशान थे, और फाइनली वो फॉक्स वहाँ से भाग गया और वांगची खाली हाथ रह गया। जब वो वापस लौट कर आता है तो देखता है कि विभूषण मछलियाँ पका रहा था। वहीं झाड़ियों के ऊपर उस आग लगी हुई थी, उसके ऊपर डंडों पर 2 मछलियाँ पक रही थी और उन पर मसाला भी लगा हुआ था। वांगची को ना अब इतना इरिटेशन हो रहा था कि उसने अपने हाथों से अपने बालों को खींचना चालू कर दिया। अगर इस इंसान के पास सब कुछ था तो उसने बताया क्यों नहीं? वांगची विंग के पास जाकर कहता है, तुम्हें मुझसे कोई ज़्यादा परेशानी है क्या विभूषण? विंग बिना अपनी आंखें खोले और कहता है वांगची बस चुपचाप बैठ गया था। वो अपने शर्ट को फाड़ कर अपने हाथों पे जो चोट लगी थी उस पर बांध लेता है और अपने सर को पोंछ लेता है, अपने सर पर आए पसीने को, खून को अपनी शर्ट निकाल कर। उसने अंदर कुछ पहना नहीं हुआ था, वो अब शर्टलेस हो गया था। विंग जिसे कुछ स्मेल आ रही थी, वो स्मेल जो काफ़ी ज़्यादा स्मूदिंग थी, वो स्मेल जो उसे अच्छा महसूस करा रही थी।
विंग ने कुछ देर तो स्मेल को बस महसूस किया, क्योंकि अच्छी लगने वाली चीज़ें तो हमेशा अच्छी लगती है ना। पर उसे तुरंत कुछ रियलाइज़ हुआ। उसने अपनी आँखें खोली और सामने वांग जी को बैठा पाया। उस अंधेरी रात में, उस हल्की सी जली आँख में वांग जी की खूबसूरती बिल्कुल कम नहीं थी। विंग एक पल के लिए बस देखता रह गया वांग जी को। कुछ भी क्यों ना हो, है तो वो भी एक ओमेगा ही ना। और उसे अल्फाज ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद है, बस वो पसंद करता नहीं है, इतनी सी बात है। वो किसी अल्फ़ा के करीब जाता नहीं है और उन्हें उस नज़र से देखता भी नहीं है। लेकिन वांग जी के साथ वो कई टाइम से रह रहा है। कितने सारे महीने हुए चुके हों उसे वांग जी के साथ रहते रहते, इसलिए तो वांग जी की बात अलग हो गई है। विंग तुरंत अपनी आंखें घुमाकर कहता है, शर्ट पहनो। वांग जी कहता है, मेरी शर्ट फट चुकी है, मेरे हाथों पे बहुत सारे घावों के निशान थे, इसलिए मैंने उसे फाड़कर बांध लिया है, और जो बची कुची थी वो खून से लथपथ है, मैं उसे नहीं पहन सकता। अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करो। हाँ, ओह सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला ये। वांग जी तुरंत अपने नेक पर हाथ रख लेता है, क्योंकि वो इतना रिलैक्स हो गया था कि उसके फेरोमोन्स उस जंगल में फैल गए थे। इसे ये चीज़ कितनी ख़तरनाक हो सकती है, वांग जी को इस चीज़ का अंदाज़ा है, क्योंकि एक अल्फ़ा के फेरोमोन्स एक ओमेगा के ऊपर बहुत ज़्यादा तरीके से ट्रिगर करते हैं। अगर किसी ओमेगा ने उसके फेरोमोन्स को स्मेल कर लिया तो उस ओमेगा की लाइफ स्पॉइल भी हो सकती है। वांग जी को अंदाज़ा है इस चीज़ का, और इसीलिए तो वो हमेशा अपनी स्मेल को छुपा के रखता है। इतने दिन तक उसने विंग के साथ टाइम बिताया, लेकिन कभी भी विंग ने वांग जी की स्मेल नहीं ली। ये पहली बार था। विंग, जिसका गला सूखने लगा था, उसे गर्मी लगने लगी थी, तो वो वहाँ से उठता है। वांग जी भी उठ जाता है। विंग एक बार पीछे मुड़कर देखता है अपनी आंखों से, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि मेरा पीछा मत करना। विंग वहाँ से उठकर चला गया था। वांग जी काफ़ी देर तक विंग का इंतज़ार करता है, लेकिन जब विंग बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता तो वांग जी को परेशानी होने लगती है। कहीं विभूषण को कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा कैसे हो सकता है? विभूषण जैसी खतरनाक इंसान को कोई इंसान कैसे डरा सकता है? कोई जानवर भी उसे देखकर डर जाएगा, इतना खतरनाक है विंग तो। पर कुछ भी क्यों ना हो, विंग है तो एक इंसान ही ना। अगर किसी खूंखार जंगली जानवर से उसका पाला पड़ा तो विंग क्या करेगा? विंग कैसे लड़ेगा उन जानवरों से? वांग जी ये सोच रहा था, और इसलिए वो वहाँ से उठता है और आसपास आवाज़ लगाने लगता है, विभूषण, 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 तुम कहाँ हो? पता नहीं ये इंसान कहाँ चला गया। इसकी जगह मुझे डर लग रहा है अब। अगर इससे किसी खतरनाक जानवर ने नहीं पकड़ा होगा, मुझे ज़रूर पकड़ लेगा। इतना तो चिल्ला रहा हूँ मैं। वांग जी चलते चलते किसी चीज़ पर पैर रख देता है। वो चीज़ बहुत सॉफ्ट भी थी और थोड़ी सी ठोस भी। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कुछ तो था, कोई जानवर ही होगा। वांग जी तुरंत आगे की तरफ जाता है और वो भागने लगता है। भागते भागते पता नहीं कितने पेड़ों से टकराता है, कितनी बार वो गिरता है। फाइनली एक जगह आकर के वो रुक गया था। वहाँ पहुँचकर वो हैरान था, एकदम हैरान। पहले तो वो पीछे देखता है, क्या वो जानवर आया है? तो नहीं था, वो एनिमल वहाँ नहीं था। पर सामने का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत जितना उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। इतना इतना खूबसूरत नज़ारा। एक बड़ा सा झरना, पहाड़ से पानी गिर रहा है जो झरने में ऊपर से, और नीचे नदी बह रही है। उस नदी में तारे और चाँद दोनों साफ दिख रहे हैं। इसके अलावा ऊपर उस पहाड़ी पर काफ़ी ज़्यादा फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, और उनसे काफ़ी सारे फूल, पत्तियाँ रंग बिरंगी, वो सब कुछ पानी में घिरा हुआ भी है। खुशबू भी बहुत अच्छी है। वांग जी ने जब उस पानी को छूकर देखा तो उसकी ठंडक वांग जी के दिल को भी ठंडा कर गई। उसे सुकून मिल रहा था इस जगह पर आकर, और जो ठंडी ठंडी हवा उसके बदन को छूकर जा रही थी, वो तो और भी ज़्यादा उसे अच्छा महसूस करा रही थी। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो उसे चीज़ लगी इस पूरी जगह पर, जिस पर उसकी आंखें टिक गईं, वो था सामने वो एक ओमेगा, जो कि सीधा
उस नदी के दूसरे छोर पर जाकर के मेडिटेशन की पोजीशन में बैठा हुआ था। ऐसा लगता है उस इंसान ने कोई जादू कर दिया है वांग जी के ऊपर, क्योंकि वांग जी उस पानी में उतर गया था और सीधा बस विंग की तरफ चलता हुआ जा रहा था। जब पानी की गहराई बढ़ती है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में तैरने लगता है। बड़ी मुशक्क़तों के पास वो दूसरे किनारे पर पहुंचता है। वहाँ किनारे पर पहुंचने के बाद वो विंग को देखता है। विंग जो अभी भी वहाँ पर मेडिटेशन की पोजीशन में बैठा हुआ है। जैसे कि विंग को एहसास हो गया था कि कोई वहाँ आया है, क्योंकि वो अपनी आंखें खोलता है, लेकिन वो वांग जी की तरफ नहीं देखता बल्कि उस नदी की तरफ ही देखता रहता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। एक्सप्रेशनलेस फेस लेकर विंग वहाँ बैठा हुआ था। वांग जी विंग के पास जाके बैठ गया। वहाँ एकदम शांति थी, लेकिन ये जो खामोशी है वो किसी को नोचने खरोंचने वाली नहीं, सुकून पहुँचाने वाली थी। वांग जी को पहली बार एहसास हुआ कि जब हम किसी खामोश माहौल में किसी इंसान के साथ हों तो हमें वो खामोशी कचोटती नहीं है बल्कि सुकून पहुँचाती है। वो सुकून जो हमें शहर की भागा दौड़ी में उस एक दुनिया में जहाँ पर लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं और दोस्ती का नाटक करते हैं, दो चेहरे पहने हुए रहते हैं, उससे बहुत अलग हो जाती है। ये जगह बहुत खूबसूरत है। फिर वांग जी के दिमाग में एक चीज़ क्लिक करके गई। विंग इस जगह पे शायद पहले भी आ चुका है। शायद क्या, वो आ चुका है, वरना विंग को कैसे पता होता कि मछलियाँ कहाँ मिलेंगी और ये नदी कहाँ है। इस झरने के पास वो खुद कैसे आ गया। इसका मतलब वांग जी फालतू में ही टेंशन ले रहा था। विंग इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ होगा और विंग उसे यहाँ लेकर आया है। इसका कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ विभूषण बिना किसी मकसद के नहीं करता। और इतना टाइम जितना उसने विंग के साथ बिताया है अभी इस जंगल में, इतने टाइम में तो विंग पता नहीं क्या से क्या कर देता। तो कोई मामूली चीज़ तो हो नहीं सकती, कोई ख़ास चीज़ है, बेहद ख़ास चीज़, बहुत ख़ास मकसद है उसका वांग जी को यहाँ लाने का। वो समझ गया है कि विंग जितना टेढ़ा है उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब जितना टेढ़ा दिखता है उससे कई गुना ज़्यादा शैतान और ख़तरनाक है। पर वांग जी को पसंद आया। कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी वजह से क्यों ना हो, पर ये सुंदर नज़ारा उन सब चीज़ों से दूर हटकर एक सुकून भरा एक सीन, एक सिनेरियो, उसकी ज़िंदगी का एक मोमेंट है, एक मेमोरी जो वो अपने दिमाग से कभी मिटने नहीं देना चाहता। बहुत खूबसूरत है ये जगह। और वांग जी विंग को अभी भी देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ तो था जो बदल गया था, कुछ तो था जिसमें ऐसा बदलाव था जिसके बारे में भनक तक नहीं लगी वांग जी को, लेकिन वो बदलाव आ गया। वांग जी विंग की तरफ बस देख रहा था। विंग फिर एक बार अपनी आंखें बंद करके और उस घास पर लेट जाता है। वांग जी भी विंग को फॉलो करता है, अपनी आंखें बंद करता है और वो घास पर लेट गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वांग जी आंखें खोलता है तो उसे अपने पास विंग नहीं दिखाई देता। विंग आसपास कहीं भी नहीं था, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। वांग जी तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है कि विंग कहाँ गया। हालांकि विंग इस जंगल को जानता है, पर वो जाएगा कहाँ, क्या उसे ढूंढना चाहिए। वांग जी दोनों किनारों पर तैर कर जाता है, ढूंढता है, बार बार ढूंढता है। वो उस पहाड़ पर भी चढ़ता है जिसके ऊपर से वो झरना बहता हुआ आ रहा था। उस फूलों के बगीचे में या कहीं रंग बिरंगे पेड़ों में भी वो ढूंढने की कोशिश करता है कि विंग है कि नहीं। और वो विंग को आवाज़ भी तो लगा रहा था, पर से वो नहीं दिखता। वांग जी वापस उस जगह पे आता है जहाँ वो कल रात को रुके हुए थे, जहाँ पर वांग जी ने आग जलाने की कोशिश की थी। वहाँ पर भी कोई नहीं था, बल्कि आग पर तो पानी पड़ा हुआ था। ऐसा लगता है उस आग को विंग ने बुझा दिया था ताकि किसी को पता ही ना चले कि वो यहाँ पर थे। और जो बुझी हुई आग थी उसे छू कर ही वांग जी बता सकता था कि ये कल रात को ही बुझा दी गई थी, अभी नहीं। वांग जी आसपास देख रहा था। वो लौट कर उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ उनकी कार जल गई थी। वहाँ जाकर वो देखता है तो उसकी जली हुई कार के अलावा वहाँ कुछ और नहीं था। वहाँ उसके फ़ोन के सिग्नल अभी भी नहीं आ रहे थे। वांग जी फिर एक बार लौटता है।
वो हर जगह जहाँ पर वो कर सकता था सूरज डूबने से पहले जांच, वहाँ जा कर के वो देखता है। क्या विंग उसे मिला? विंग उसे नहीं दिखाई दिया, बल्कि उसका सामना कई अजीब और गरीब जानवरों से हुआ जिनकी जानकारी उसकी डिक्शनरी में तक नहीं है, जिनके नाम तो छोड़ो, उनका चेहरा भी उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा होगा। शहरों में कहाँ ही जानवर दिखाई देते हैं, पर यहाँ जानवरों की कैटेगरी में कोई कमी नहीं थी। पूरा का पूरा ज़ू है ये जंगल, क्योंकि यहाँ पे खतरनाक से खतरनाक जानवर और बहुत प्यारे से प्यारे जानवर थे। वांग जी कुछ जानवरों को बस पकड़ करके अपने साथ ले जा रहा था। उसने एक बांस का लकड़ी तोड़कर उसे एक भाला बनाकर उसमें कई जानवरों को मारकर फंसा भी लिया था, लेकिन अभी भी वो चल रहा था। वांग जी थक चुका था, उसे प्यास भी लगी थी। पानी का कोई सोर्स अब उसे नहीं पता है। जिस जगह को वो छोड़कर आ गया है वहाँ से वो बहुत दूर आ गया है, उसे वापस लौटना होगा। वांग जी सोचता है कि शायद विंग कहीं गया होगा, अब तक तो लौट आया होगा। इसलिए वांग जी उस डायरेक्शन में लौटने लगता है। लौटते लौटते पता नहीं किस चीज़ पर उसका पैर रखा होता है और वो फिसल कर किसी गड्ढे में गिर जाता है। ये जाल था, ये पक्का जाल होगा जानवरों के लिए, जिसमें वो गिर चुका है। अब वो यहाँ से कैसे निकलेगा? वो वहाँ फंस चुका था और वो जो गड्ढा था वो बहुत ज़्यादा लंबा था, जिससे निकलना वांग जी के लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी वो कोशिश करता है, लेकिन बार बार फिसल कर गिर जाता है। जैसे कि गड्ढा बहुत ज़्यादा गीला हो, उसमें पानी भी भरा हुआ था। इसका मतलब यहाँ पे जब बारिश हुई होगी तो इसमें पानी भर गया होगा। क्या होगा वांग जी का? फिर भी वो ट्राई करता है, आवाज़ लगाता है विंग को, पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। थक हार कर वहीं बैठ जाता है। उन कच्चे जानवरों को देखकर उसका मन नहीं था कि खाए, पर पेट की गुड़गुड़ाहट ने उसे एहसास दिलाया कि अगर वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा। पर फिर भी वो उन्हें हाथ नहीं लगाता। नहीं, वो नहीं खाएगा। पर क्या करे, हालत ख़राब हो रही थी, प्यास भी लग रही थी उसे। वांग जी वहीं पानी में बैठ गया था। पता नहीं कब क्या हुआ, उसकी आँख लगी। जब दोबारा उसने अपनी आँख खोली तो रात हो चुकी थी, अंधेरा छा चुका था उसके सर के ऊपर और अभी तक उसे बाहर नहीं निकाला गया था। वांग जी वहाँ पूरी रात के लिए बंद रहा। पूरी रात वो जागता रहा कि कोई जानवर इसमें न गिर जाए, वरना वो जानवर तो वांग जी को मार ही डालेगा। पर शुक्र है कोई जानवर वहाँ नहीं गिरा। सुबह होते होते जब धूप खिल आई थी तब जाकर उसे विंग दिखा। विंग जो वहीं उसी गड्ढे के पास में बैठा हुआ था। वांग जी ने इस चीज़ को बहुत देर से गौर किया कि विंग यहाँ का कुछ देर पहले नहीं आया, बल्कि पता नहीं कब से बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी पोजीशन देख के ही ऐसा लगता है। साथ ही उसके पास में कुछ मछलियाँ पकी हुई हैं जिसे वो खा रहा है। पानी भी उसने भर के रखा हुआ है जिसे वो पी रहा है। वांग जी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर ये किसी तरीके का टेस्ट है जिसे वो पार करके रहेगा। वांग जी कहता है, विभूषण मुझे बाहर निकालो। इस जगह पे मुझे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। विंग एक नज़र वांग जी को देखता है और इसके बाद में वो कुछ नहीं करता, बल्कि एक रस्सी डाल देता है अपने पास से उठाकर। वो रस्सी शायद किसी चीज़ से बंधी हुई थी। वांग जी उस रस्सी को पकड़ के बाहर निकलता है, देखता है कि वो रस्सी एक पेड़ से बंधी हुई है। वांग जी के दिमाग में पहला सवाल आया, अगर इसके पास ये सब कुछ था तो मुझे पहले क्यों नहीं बचाया? आखिर ये इंसान करना क्या चाहता है? पर जो भी हो, वांग जी बाहर निकलने के बाद बस विंग के पास जाके बैठ गया था। विंग एक मछली उसकी तरफ फेंक देता है और वांग जी तुरंत उसे खाने लगता है। वो भुक्कड़ों की तरह उस मछली को खा रहा था, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भूख का असली एहसास हो रहा था उसे। पर हालांकि वो कई बार भूखा रहा है, पर इतनी ज़्यादा भूख, तौबा, पहली बार है। इतनी गंदी जगह पर वो पूरी रात भर के लिए बंद रहा। रात क्या, दिन भी उसने वहीं गुजारा है। अभी भी विंग के फेस पर बिल्कुल एक्सप्रेशंस नहीं थे। मतलब इस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या? फाइनली जब उनका खाना हो जाता है तो विंग उठकर चलने लगता है। वांग जी अब कुछ नहीं कहता, वो बस उसके पीछे पीछे चलता है। विंग चलते चलते काफ़ी दूर तक निकल आया था। जंगल में एक जगह पहुंचकर वो जगह वांग जी को तो एक जैसी लग रही थी, जैसे कि घूम फिर कर वो उसी जगह पर आ गए हों।
वहाँ पहुंचकर विंग बस एक पेड़ की छाँव में जाकर के बैठ जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी अब कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कहता, वो बस विंग के पास जाके बैठ जाता है और अपनी आंखों को खुला रखता है। वो सोएगा नहीं, वो सोएगा तो ये पागल फिर गायब हो जाएगा, और अगर ये गायब हुआ वांग जी से ढूंढने नहीं जाएगा, ढूंढने के चक्कर में वो खुद ही गिर जाता है और पता नहीं कहाँ कहाँ फंस जाता है। कुछ देर बाद वांग जी को एहसास होता है कि उसकी बॉडी में कुछ तो हो रहा है, कुछ इरिटेशन हो रही है, उसे सफोकेशन हो रही है, सांस नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, पर उसकी बॉडी अकड़ने लगी है। ऐसा लग रहा है उसका बदन फट जाएगा। उसे बहुत अजीब लग रहा था, उसका गला सूख रहा था और बदन से पसीना आ रहा था। बस शर्ट तो उसने वैसे भी नहीं पहनी हुई थी। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है बहुत कस के। विंग तुरंत अपनी आंखें खोलकर वांग जी को देखता है गुस्से में, लेकिन उसकी हालत देखकर उसका गुस्सा कहीं फौर हो गया था। विंग वांग जी को अच्छे से चेक करने लगता है और कहता है, क्या हो रहा है तुम्हें? वांग जी कहता है, पता नहीं, बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है सांस नहीं आएगी, सांस गायब हो रही है मेरी, बहुत अजीब लग रहा है, पेन हो रहा है पूरी बॉडी में। सबसे ज़्यादा पेन कहाँ हो रहा है? सबसे ज़्यादा पेन पैर में। फिर वांग जी अपना जूता खोल देता है। उसने सुबह भी जूते खोले थे ताकि उसका जो पानी भरा हुआ था वो बाहर निकल जाए। उसके पैर गल चुके थे, पर उसने दोबारा पहन लिए थे क्योंकि उसे चलना तो था। वांग जी के पैर को विंग अपने हाथ में ले लेता है। वांग जी को अभी कुछ नहीं पड़ी है, वो मरने की कगार पर है। इंसान जब मरता है तो उसकी सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, दिमाग में चलने वाली सभी गायब हो गई थी वांग जी के दिमाग से। उसे बस आखिरी बार आंखें बंद करते हुए विंग दिखाई दिया था, जो कि उसी की तरफ बस देख रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, जिस चीज़ को देखकर वांग जी को पता नहीं क्यों पर बुरा लगा। विंग उसके लिए वरिड नहीं है, पर क्यों? वांग जी ने जब अपनी आंखें दोबारा खोली तब वो उस पेड़ से टिका हुआ था जिस पेड़ पर पिछली बार विंग सो रहा था, और रात हो चुकी थी। वांग जी अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके पैर पर कई सारे पत्ते वत्ते बंधे हुए हैं। साथ ही साथ उसके पैंट्स को भी विंग ने निकाल दिया है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, ये ओमेगा किस तरीके का इंसान है? पर फिर उसने देखा कि उसके पूरे बदन पर पत्ते बंधे हुए हैं, सिवाय उसके चेहरे को छोड़कर। विंग जब देखता है कि वांग जी जाग गया है, वो एक बार अपनी तिरछी आंखों से उसे देखता है और फिर दोबारा वापस से अपनी आंखें आसमान की तरफ कर लेता है। आसमान ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ, ऊपर लगे हुए पेड़ पत्ते उसे दिखाई दे रहे थे, जिन्हें शायद वो देख रहा था। वांग जी उठकर अब बैठ गया था। वो कहता है, मेरे पैंट्स कहाँ हैं? विंग का कोई जवाब नहीं आया। वांग जी अपने आसपास देखता है। आग जली हुई थी जिसकी रोशनी में वो अपने आसपास देख पा रहा था। उसके पैंट्स वहीं पड़े हुए थे विंग के पास में। वांग जी अपने पैंट्स पर हाथ रखता है तो वांग जी उसका हाथ पकड़ करके झटके से हटा देता है और कहता है, ऐसे बढ़ रहा हो क्यों? फिर वांग जी को याद आता है उसके बदन पर जो पत्ते लिपटे हुए हैं, शायद उनमें कोई मेडिसिन है। अगर उसने पैंट्स पहन लिए तो शायद वो मेडिसिन ख़राब हो जाएगी। तो वांग जी चुपचाप लेट गया था। कुछ देर बाद उसे खुशबू आती है। आग के ऊपर फिर से मछलियाँ रखी हुई थी। शायद विंग को मछलियाँ कुछ ज़्यादा ही पसंद है क्या? उसे कोई और जानवर मिला नहीं पकाने के लिए। खैर, पर एक मछली उसने वांग जी की तरफ फेंक दी। वांग जी उसे खाकर बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था, और उसे खाने के बाद ही उसे नींद आ गई थी, जैसे कि उस मछली में भी कुछ दवाइयाँ मिलाई गई हों, कुछ पत्ते वत्ते मिलाए गए हो। पर जो भी है, उसे विंग पर भरोसा है। अगर विंग को उसे मारना होता तो वो कब का मार देता। इस तरीके से उसे तिल तिल तड़पा कर जिंदा नहीं रखता। पर ऐसा कर क्यों रहा है विभूषण? फाइनली वांग जी सो गया। वांग जी के सोने के बाद विभूषण जो बस आराम से वहीं बैठा हुआ था, कुछ देर बाद वहाँ कोई इंसान आता है और कहता है, मैं थक गया हूँ तुम्हारी इस खेल में शामिल होते होते। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ विभूषण, मुझे जाने दो ना। अब हम देखते हैं उस इंसान का चेहरा। वहनचाओ भी जंगल में है। विभूषण कहता है, हो कितना थक गए हो?
बहुत थक गया हूँ मैं, सुबह से मैं थक गया हूँ। तुम जब से यहाँ आए हो तब से मुझे परेशान करके रखा हुआ है। हर एक चीज़ मैंने तुम्हें लाकर तुम्हारे सामने रखी है, और इस बेवकूफ़ का भी मैंने पीछा किया है। मैं थक गया हूँ। देखो, मुझे जाने दो। वांग जी, विंग की वो आवाज़ सुनकर ही वेंचाओ डर गया था। वो कहता है, मुझे जाने दो ना, मैं परेशान हो गया हूँ। विंग अभी भी कुछ नहीं कहता। फाइनली वेंचाओ कहता है, मैं हार मान लेता हूँ तुमसे। मैं सच में हार गया हूँ, पूरी तरीके से हार गया हूँ। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, मुझे जाने दो। विंग और वेंचाओ दोनों की एज में लगभग 8 साल का अंतर है, और ये अंतर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कहानी के लिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा वाला ट्विस्ट है। किस तरीके से वेंचाओ विंग के चंगुल में फंसा, इस चीज़ का ट्विस्ट है। मज़ा आएगा। विंग कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे जाने दो विभूषण। मैं अपना सर तुम्हारे आगे रख देता हूँ। देखो, तुम अपना सर काट कर भी मेरे आगे रख दोगे तब भी तुम नहीं जा सकते। चुपचाप मेरी बात मानो, अभी यहाँ से निकलो। एक काम करो, तुम यहाँ बैठे रहो, मैं आराम करने जा रहा हूँ। विंग वहाँ से उठकर थोड़ी दूर आता है जहाँ पर एक कैंप लगा हुआ था जिसमें शायद वेंचाओ रह रहा था। वहाँ जाकर विंग उस कैंप के अंदर बैठ गया था, जिसमें कोई मच्छर, कोई जानवर, कुछ भी नहीं था। बढ़िया बिस्तर लगा हुआ था। वहाँ जाके विंग तो इत्मीनान से सो गया और वेंचाओ को बाहर छोड़ गया, जिससे निगरानी करनी थी वांग जी के ऊपर। वो काफ़ी देर तक वांग जी को देखता रहता है। सुबह के लगभग 3 बजे के आसपास विंग उठकर सीधे लात मारता है वेंचाओ को। वेंचाओ नीचे गिर गया था क्योंकि उसकी नींद लग गई थी। वेंचाओ कहता है, तुम कितने ज़्यादा ईविल हो। हाँ, मैं बेचारा नन्ना मुन्ना सा बच्चा पूरी रात तुम्हारे लिए इसकी निगरानी करता रहा। थोड़ी नींद क्या लग गई मेरी, तुम मुझे ऐसे जगाओगे। विंग के एक बार घूरने भर से ही वेंचाओ चुप हो गया। वो कहता है, जा रहा हूँ मैं, अब मुझे भी आराम करना है। पैकअप। हाँ, वो मतलब क्या है तुम्हारा? मैं सोया नहीं हूँ रात भर से। विंग का मतलब था कि सब कुछ सामान बांधो और दूर भाग जाओ, वरना वांगशी जान जाएगा। वेंचाओ को तो गुस्सा आ रहा था। अगर वो नहीं सोया अभी तो वो दिन में नहीं सो पाएगा, क्योंकि दिन में ये दोनों जागेंगे और विंग को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो तुरंत वेंचाओ को बुला लेगा। इसलिए वो नहीं भाग सकता कहीं। पर क्या करे, विंग का हुक्म है तो करना पड़ेगा। वेंचाओ जाता है, अपना सारा सामान बांधता है और दूर बैग रखते हुए अपना निकल जाता है। उसे बहुत नींद आ रही थी। वो बासी लेते लेते कहता है, पता नहीं किस मुहूर्त में मेरा नाम इस विभूषण से जुड़ गया। मेरा सर घूमने लगा अब तो। भगवान मुझे बचा लो, अगले जन्म में ना मुझे बीटा बनाना, ना अल्फ़ा ना ओमेगा, ताकि मैं इन जैसे साइके लोगों से ना बिल्कुल दूर रहूँ, अपनी ज़िंदगी जी पाऊँ। वेंचाओ वापस अपने सामान से कुछ खाने के लिए निकालता है, फ्रूट्स वगैरह, और वो खाने लगता है। कुछ देर बाद उसे सिग्नल मिलता है। फिर एक बार विभूषण ने उसे बुलाया है। विभूषण जो वहीं बस पास में खड़ा हुआ था, ऐसा लगता है उसने अभी अभी नदी में जा करके बस नहाया है और वही कपड़े वापस से पहन लिए हैं। विभूषण कहता है, कपड़े लाए हो? हाँ, तुम कपड़े बदलोगे, इसे पता नहीं चल जाएगा कि तुम्हारे पास सब कुछ सामान है। विंग एक बार घूर कर वेंचाओ को देखता है। वेंचाओ कहता है, लाया हूँ, सब लाया हूँ मैं, तुमने जो कहा था सब सामान आया है। विंग जाकर अब बस अपने कपड़े चेंज करके और वापस जाता है, और वहाँ से फिर वेंचाओ को दोबारा रफा दफा कर देता है। वेंचाओ ना पत्तियों पे से पैर मारते हुए जा रहा था और बोल रहा था, हाँ, मेरा भी मौका आएगा, हर कुत्ते का दिन आता है, अभी इसका दिन है, मेरा आएगा ना तब देखना मैं क्या क्या कराता हूँ इससे। दूसरी तरफ वांगशी जब आंखें खोलता है तो विंग को अपने पास देखता है। उसकी नज़र सबसे पहले विंग के चेहरे पर जाती है, जो कि पिछली रात से ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। पर फिर उसका ध्यान विंग के कपड़ों पर जाता है। ये तो वो कपड़े नहीं हैं जो उसने कल रात को पहने हुए थे। पिछले 2 दिनों में इसने ये कपड़े कहाँ से लेके आया? वो भूल गया था शायद कि ये विभूषण है, इसके पास यहाँ रहने के लिए घर भी होगा। हो सकता है
जहाँ ये जाकर सारी चीज़ें करके अब वापस आ जाता हो, वांग जी के नींद में होने का फ़ायदा उठाता हो। पर ये रात में क्या वांग जी को अकेला छोड़ के चला जाता है? अगर कोई जानवर उसे खा जाता तो कैसे, उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। खैर, वांग जी उठकर बैठ जाता है और वो बस विंग को घूर कर देख रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ? कुछ नहीं। हम लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे भी या नहीं करेंगे, या फिर तुम ज़िंदगी भर के लिए मेरे साथ इस जंगल में रहने वाले हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंखें ढालते हुए कहता है। वांग जी स्पीचलेस था। क्या विंग उसके साथ पूरी ज़िंदगी जंगल में रहने वाला है? ये कैसे हो गया? वांग जी को चक्कर आने लगे थे अब। वांग जी कहता है, तो पूरी ज़िंदगी जंगल में रहोगे और मुझे भी रखोगे? हाँ। वांग जी सच में चक्कर खाकर गिर गया। वो बेहोश हो गया था क्योंकि ये उसकी इमेजिनेशन से बाहर था। वो फ्रेजाइल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन विंग की हरकतें उसकी इमेजिनेशन से एकदम अलग है। जिस तरीके से विंग टॉर्चर करने का तरीका है उसका, वो वांग जी को पता है, पर ये तरीका तो नहीं देखा उसने कभी भी। विंग किसी अल्फा पर भरोसा करता है क्या? वांग जी तुरंत उठकर बैठ गया क्योंकि एक चीज़ उसे क्लिक की। विंग वांग जी पर भरोसा तो करता है, वरना वो यहाँ अकेला उसके साथ तो बिल्कुल नहीं रहता। कुछ भी क्यों ना हो, है तो वांग जी एक अल्फा ही ना। और दूसरी बड़ी बात यह है कि विंग ने वांग जी को मरने नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब वांग जी विंग के इस्तेमाल की चीज़ है। वांग जी अब सीधा उठकर विंग के सामने बैठ के और कहने लगा, तुम्हें क्या करवाना है मुझसे? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। विंग के फेस पर इतने दिनों के बाद एक स्मिर्क था। वो स्मिर्क जिसे देख कर ही अंदर तक कोई भी काँप जाए। वांग जी कहता है अपने मन में, मुझे लगा ही था इसे कुछ ना कुछ काम तो है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मैरिज सर्टिफिकेट लेना है तुम्हें मेरे साथ? हाँ। वांग जी कुछ देर तक प्रोसेस नहीं कर पाया। वो कहता है, मैरिज सर्टिफिकेट? हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हारे साथ? विंग के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने का मतलब था अपना नाम कब्र पर लिखवा देना, क्योंकि विंग के इतने सारे दुश्मन हैं। अगर किसी को पता चला कि वांग जी ने झूठ मूठ की सही, पर विंग से शादी के बारे में बात भी की है, उसकी ज़िंदगी उसी दिन ख़त्म हो जाएगी। और ये तो सीधा सर्टिफिकेट लेने की बात कर रहा है। सर्टिफिकेट वो लेंगे बिल्कुल लीगल तरीके से, तो उसके बाद तो सबको पता चल ही जाएगा। इतने सारे लोग विंग के पीछे पड़े हुए हैं, जंगल में आने की खबर भी न जाने कितने लोगों को पता होगी। वो तो पता नहीं ये लोग यहाँ पहुँच कैसे नहीं पाए। अब तक तो उन्हें वांग जी और विंग के ऊपर हमला कर देना चाहिए था। उसने ये कहा ही था, इतने में ही उनके ऊपर गोली चलना चालू हो गई थी। वांग जी कहता है अपने मन में, मेरी ज़ुबान कितनी कड़वी है, कितनी नेगेटिव है, जो बोला वो सच हो गया। वांग जी देखता है विंग तो वहाँ से गायब हो चुका है। वांग जी अकेला बैठा हुआ है। वांग जी को अपने आसपास महसूस होता है कि वो लोगों से घिरा हुआ है, पर वो तुरंत ही उस पेड़ के ऊपर चढ़ करके दिखने लगता है कि वो कहाँ से घिरा हुआ है, कहाँ से निकलने की उम्मीद है। वांग जी जैसे तैसे करके उनके चंगुल से निकलता है, नदी में कूदता है और तैरते हुए नदी के बहाव के साथ में काफ़ी दूर तक निकल आता है। उसे पता है वेवूशान निकल चुका होगा, पर वो कहाँ गया होगा ये नहीं पता है उसे। वांग जी बड़ी मुशक्क़तों के बाद 2 दिन तक सफ़र करने के बाद में उस जंगल से निकलता है। वांग जी का फ़ोन वगैरह सब ख़राब हो चुका था, पर उसे सड़क नज़र आ रही थी। सड़क नज़र आते ही ना उसे एक उम्मीद की किरण दिख गई थी कि शायद वो वापस पहुंच जाएगा। और विभूषण, उसकी नज़र तो जैसे वांग जी के ऊपर होगी ही ना, जितना उसे पता है वो वैसे अपने आप पहुंच जाएगा। जब वो सड़क पर आ जाता है तो उसे एक कार अपने सामने खड़ी दिखती है, जिससे टेक लगा करके कोई इंसान खड़ा हुआ था। जैसे ही उस इंसान ने अपने फेस से हाथ हटाया, वो जो सिगरेट पी रहा था उसे, वांग जी फिर एक बार अपने घुटनों के बल गिर गया। विभूषण सामने खड़ा हुआ था। ये इंसान सच में बहुत खतरनाक है, मूढ़ी है मूढ़ी। वांग जी बड़ी मुश्किल से अपने आप को उठाकर कार के पास आता है, दरवाज़ा खुलता है और अंदर बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है वैसे ही उसे सुकून मिलता है। उसका सर सीधे, जो दूसरी सीट थी ना, जैसे वो पीछे बैठा हुआ था तो गिर गया था दूसरी सीट पर, क्योंकि वो अब कुछ और नहीं कर सकता। दूसरा विंग
कार के अंदर बैठ करके ड्राइव करना चालू करता है। कुछ देर बाद गाड़ी रुक जाती है। कुछ देर नहीं, काफ़ी देर बाद रुकती है, जैसे कि वो जंगल के उस इलाके में थे जहाँ पर कोई कार, कोई बाइक, कुछ भी नहीं था ना, तो वो लोग बहुत सुनसान जगह पे होंगे और वो जगह शहर से तो दूर होनी ही थी। फाइनली वो लोग उस शहर भरी भीड़ भड़ा की ज़िंदगी में वापस आ गए थे, जहाँ इस छोर को वांगजी ने बहुत मिस किया है। जितनी खतरनाक जंगल की ज़िंदगी वांगजी ने महसूस की है ना, उसके कंपैरिजन में ना ये शहर वाली ज़िंदगी ज़्यादा बेटर है। वो लोग सीधे मैरिज ब्यूरो के ऑफिस के बाहर थे। वांगजी कहता है, तुम मुझे इस हालत में सर्टिफिकेट ले जाने के लिए लेके जाओगे? जहाँ पर वांगजी के फेस पर, उसके बॉडी पर हर जगह चोटों के निशान थे। वो जंगल से बाहर भी एक लकड़ी के सहारे चलते हुए आया था, और दूसरी बात उसका जो पैंट्स थे, अकेले इकलौते, वो भी पूरी तरीके से तिरबिर फटे हुए थे। विंग कुछ नहीं कहता है, बल्कि कार से सीधा निकल जाता है। कुछ देर बाद वहाँ कोई और आता है, जिस इंसान को देखने की उम्मीद उसे नहीं थी। वैन चाओ फिर एक बार वहाँ था। वो वांगजी को बगार से बाहर निकलने के लिए कहता है और उसे सीधे पास ही के होटल में ले जाता है। वहाँ ले जाकर वांगजी देखता है कि वहाँ एक डॉक्टर भी है, एक मेल अल्फ़ा डॉक्टर, जो सीधे वांगजी को वहाँ बिठाता है और उसका चेकअप करता है। और चेकअप करने के बाद में उसे मेडिसिन अप्लाई करता है और उसे कहता है कि पहले वो जाकर शावर ले आए। वांगजी शावर भी लेता है, रेडी होता है। अपने उसने एक ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहन लिया था, मैरिज के लिए एकदम तैयार। वो एकदम रेडी था। अब बस उन्हें जा करके सीधे अप्लाई करना था और रजिस्टर करनी थी अपने मैरिज की। सिंपल ये था। वैन चाओ को देखकर वांगजी कहता है, वैसे एक बात समझ नहीं आई, तुम विभूषण की मदद क्यों कर रहे हो? वैन चाओ एक बार घूर कर वांगजी की तरफ देखता है। इन आंखों को देखकर उसे समझ आ गया था कि ये इंसान उसे कुछ नहीं बताने वाला, तो वो चुप हो गया। फाइनली विंग वांगजी के साथ में मैरिज को रजिस्टर करता है, और पूरी प्रोसेस के दौरान ना वांगजी के हाथों में पसीना पसीना आ रहा था, क्योंकि इस इंसान के आसपास घूमना भी कितना खतरनाक हो सकता है। पर वांगजी को एक चीज़ समझ नहीं आई, आखिर विभूषण ने उसे शादी की ही क्यों, और अगर करनी ही थी तो उसे उस जंगल में क्यों लेके गया, उस बार में क्यों लेके गया, ये सब क्यों किया उसने? वांगजी के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, पर एक भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। किसी भी सवाल का कोई भी जवाब ना ही वो विंग से ले सकता था। वो नहीं पूछ सकता ना विभूषण से डायरेक्ट जाकर कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि उसे तो विभूषण कभी बताएगा ही नहीं। फाइनली जब उनकी मैरिज कंप्लीट हो जाती है, वो लोग वापस आते हैं। इस बार वांगजी को लेकर विंग अपने उसके वो घर नहीं गया था जिस विला में उसने बाकी लोगों को बंद कर रखा था। इस बार वो लेकर वांगजी को वहाँ लेके गया था जहाँ पर पिछली बार वांगजी ने सफाई की थी पूरे घर की। और विंग को पता है कि वांगजी ने सफाई नहीं की थी, बल्कि सफाया किया था उन सबूतों का जिन्हें वो ढूंढ रहा था। पर विंग को पूरा यकीन है इस इंसान को कोई भी चीज़ मिली ही नहीं होगी, क्योंकि कोई सबूत इतने कैजुअली अपने घर में रखता है क्या? और विंग जैसा शातिर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ आकर वांगजी एक बार ऐसा महसूस कर रहा था कि कुछ तो गलत है, कुछ तो सही नहीं है। इस घर में कदम रखने के बाद ही वो एनर्जी बदल गई थी। होता है ना, जब कुछ बुरा होने वाला हो उसका एहसास आपको पहले ही हो जाता है। विंग वांगजी को अंदर ला करके अपने कमरे में बंद कर देता है और कहता है, तुम्हें जो चाहिए सर्वेंट से मांगना, बाहर मत निकलना। वो घर चारों तरफ से बहुत ज़्यादा पहरेदारी में था, गार्डेड था। वांगजी निकल ही नहीं सकता यहाँ से बाहर, पर वो सोच रहा था कि वो क्यों ही निकलेगा। पर हाँ, उसने अपने भाई से, अपने ब्रदर इन लॉ से, अपने मदर से और बाउसन सरन से कई दिनों से बात नहीं की है। सिंचन ने क्या उन्हें कांटेक्ट किया होगा, और वो कैसा है? इस चीज़ के बारे में कई सवाल थे वांगजी के मन में। वो जानना चाहता है उसकी फैमिली ठीक है कि नहीं, पर वो नहीं जान सकता। वांगजी को वहाँ पर बंद कर दिया गया था। सीन शिफ्ट करके देखते हैं शुयांग और सिंचन का, जहाँ पर उन दोनों की नज़दीकियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जिस दिन विंग वांगजी को लेकर गया था और जिस दिन लान सिंचन को वहाँ से ले जाया गया था, उसके बाद से सिंचन काफ़ी बार पूछ चुका था वो शुयांग से कि आखिर वो दोनों गए कहाँ हैं। पर शुयांग कहता है, तुम्हें उन दोनों की बहुत चिंता हो रही है, अगर ज़्यादा चिंता हो रही है तो उन दोनों के पास ही पहुँचा दें तुम्हारी। सिंचन कहता है,
मैं तो सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मेरी ड्यूटी से इतने दिनों तक मैं गायब हूँ, मुझे लगता है मेरे सीनियर्स मुझे सस्पेंड कर देंगे। श्रेयांक कहता है नहीं करेंगे, अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो ठीक है, मैं तुम्हें काम पर ले जाता हूँ, पर याद रखना मैं पूरे 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो वही मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। सिंचन कहता है बिल्कुल, तुम मेरे साथ रह सकते हो। सिंचन फिर श्रेयांक के साथ में रहता है, मतलब श्रेयांक फिर सिंचन के साथ में रहने लगा था। पहले दिन जब वो उसे अपनी वर्क प्लेस पे लेके गया था, वहाँ पर सब लोगों को उसने ये बताया कि श्रेयांक उसका ओमेगा है, उसका ओमेगा जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो कुछ दिन तक श्रेयांक को अपने साथ रखेगा। और किसी ने इस चीज़ पर कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं था। श्रेयांक ने भी इस चीज़ को डिक्लाइन नहीं किया था, क्योंकि उसे पता था अगर वो किसी और तरीके से यहाँ रहने की कोशिश करे तो वो एक ही चीज़ है, वह है क्रिमिनल बन करके वो यहाँ रह सकता है। इसके अलावा वो पुलिस स्टेशन में क्या ही करेगा। सिंचन फिर अपने सारे केसेस को सॉल्व करने लगता है। एक केस उसके पास आता है किडनैपिंग का, जिसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे किडनैप हुए थे, जिसे इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे बाहर जाना था, और वो सबको बिना बताए श्रेयांक को अपने साथ ले गया था। श्रेयांक और सिंचन साथ में उस केस को सॉल्व कर रहे थे। इस केस को सॉल्व करते करते श्रेयांक को पता चला कि सिंचन कितना अच्छा इंसान है, उसने कितने सारे केसेस को सॉल्व किया है इस तरीके के, जिसमें विक्टिम्स को उसने न्याय दिलाया है, जस्टिस दिलाया है, और जो कल्पित था उसे पनिशमेंट दिलाई है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि लॉ भी क्या इतने अच्छे तरीके से काम करता है, उसे लगा नहीं था। पर जो भी था, उस दिन वो केस सॉल्व करते करते शायद श्रेयांक कुछ चीज़ हार गया था। वो केस के लिए तो वो जीत गया, लेकिन शायद अपना दिल हार गया था, क्योंकि उस दिन के बाद से शुशे के किसी भी मैसेज का, कॉल का उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। फाइनली जब वो उसे वापस लेकर, सिंचन को वापस लेकर उसी जगह आता है रात में, तो श्रेयांक का हाथ पकड़ता है शुशे और उसे सीधे रूफ टॉप पे ले जाकर वहीं छोड़ते हुए बोलता है तुम कर क्या रहे हो श्रेयांक। श्रेयांक कहता है मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर नज़र रख रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। तुम्हारे नज़र रखने का तरीका कुछ ज़्यादा ही वियर्ड नहीं हो रहा है। मैंने सुना उसने अपने ऑफिस में बताया कि तुम उसके पार्टनर हो। इस चीज़ का मतलब भी तुम समझते हो श्रेयांक। सब लोगों को यही लगेगा कि तुम सच में उसके। श्रेयांक कहता है इस चीज़ से फ़र्क ही क्या पड़ता है शुशे, वैसे भी हम बस हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम प्लान के अपोजिट चल रहे हो। मैं फिर एक बार तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ श्रेयांक, इतने कैजुअली किसी के ऊपर भरोसा मत करना। श्रेयांक कहता है यही बात तुम विभूषण को जाके समझाओ, जितने कैजुअली वो दूसरों पर भरोसा करता है, मैंने कभी नहीं किया। पहली बार उसे धोखा मिला था, वो किसी के चंगुल में फंसा है, मैं नहीं, और ना मैं फंसूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह पागल नहीं हूँ। हम लोगों की तरह पागल होने से तुम्हारा क्या मतलब है श्रेयांक? वही मतलब है जो तुम समझ रहे हो। आइंदा से अगर तुम मेरे काम के बीच में आने की कोशिश की ना शुशे, मैं भूल जाऊँगा कि हमारा रिश्ता क्या है, और मैं तुम्हें गोली मारने से पहले सोचूंगा नहीं। शुशे अपनी गन निकालकर सीधे श्रेयांक के सर पर पॉइंट करते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम सच में भटक गए हो रास्ता, तुम पूरी तरीके से रास्ता भटक चुके हो। तुम्हारी लौटने की कोई उम्मीद नहीं लगती मुझे। तुमने मुझे बहुत निराश किया है श्रेयांक, तुमने बहुत निराश किया है मुझे। श्रेयांक कहता है निराश तो मैं तुमसे हूँ, मुझे लगा नहीं था कि मेरा ही दोस्त मेरी खुशियों के बीच में आने की कोशिश करेगा। ओह हाँ, मुझे अब समझ आया कि आज तक किसी भी अल्फ़ा ने हमारे आसपास आने की कोशिश नहीं की। ये पहला है ना, ये पहला है जो हमारे आसपास रह पा रहा है। तुम्हें वो पसंद आ गया है ना, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। शुशे कहता है पसंद तुम्हें आ गया है वो। श्रेयांक कहता है बकवास मत करो, मुझे कोई पसंद नहीं आएगा, और वो तो बिल्कुल भी नहीं आया है। शुशे कहता है नहीं आया है तो गोली मार दो उसे। श्रेयांक कहता है बिना गलती के मैं क्यों गोली मारूं उसे, उसने कोई गलती ही नहीं की अब तक। शुशे कहता है गलती हमारे अपोजिट होना होती है, और वो है हमारे अपोजिट। सबसे बड़ी गलती यही है, उसने पहले ही बार तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें याद नहीं है किस तरीके से वो तुमसे मिला था।
हम लोगों की तस्वीरें तक उन लोगों के पास पहुंच गई होंगी अब तक। हम लोगों की जानकारी उन लोगों तक पहुंच चुकी होगी और तुम सांप को दूध पिलाने का काम कर रहे हो। वो दोनों लड़ने लगते हैं। गन तो उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर तान रखी थी, लेकिन गोली नहीं चलाई, पर वो दोनों लड़ने लगे थे। दोनों बुरी तरीके से लड़ रहे थे, पहले बातों से और फिर फाइनली हाथों से। शुयांग ने पहला थप्पड़ मारा शुशे को भी गुस्सा आया, उसने भी एक देकर मुक्का मारा। उन दोनों की लड़ने की ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं है। उन्होंने एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से पीटा था। शुयांग के तो दांतों से भी खून निकलने लगा था और शुशे, जिसकी आंखों से ऐसा हो गया था कि उसे कुछ दिखेगा ही नहीं। फाइनली वो दोनों नीचे आते हैं। शुशे गुस्से में वहाँ से निकल गया था और शुयांग सिंचन के पास जाके बैठ गया था। सिगरेट निकाल कर वो स्मोक कर रहा था। वहाँ पर मिंग्याओ बहुत परेशान था, क्योंकि लांस जिनका कोई अता पता नहीं था इतने दिनों से। वो कहाँ गया, क्या कर रहा है, कोई खबर नहीं थी उसे। बहुत घबराहट हो रही थी मिंग्याओ को कि पता नहीं क्या हुआ है। वो लिली के पास बैठा हुआ था। वो कहता है, माँ, क्या हम लोगों ने सही किया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। सचिन ठीक तो होगा ना? लिली कहती है, तुम चिंता मत करो, वो ठीक रहेगा। बाउसन ने कहा है कि वो जिंदा है। मिंग्याओ कहता है, हाँ फिर ठीक है। मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं वो ठीक होगा कि नहीं होगा। मिंग्याओ रोने लगा था। लिली उसे गले लगाती है कंफर्ट करने के लिए। बाउसन भी ये देख रही थी, पर वो कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उस जगह को वो हाथ हैवीली गार्ड किया गया था। वहाँ से बिना परमिशन तो कोई बाहर निकल ही नहीं सकता था। उन्हें कोई इंसान बाहर निकाल सकता था तो वो था शुयांग, क्योंकि शीर्षे तो उनकी बात सुनने से रहा और विंग उन्हें कई दिनों से नज़र नहीं आया। तो इकलौता इंसान जिससे वो मदद मांग सकते थे वो था शुयांग। क्या शुयांग अब उनकी मदद करेगा? पता नहीं। विंग ने क्यों वांग जी से शादी की है? और शुशे, उसका क्या होगा? क्या दो दोस्तों के बीच आई हुई ये दरार उन लोगों का प्लान फेल कर देगी? क्या इसकी वजह से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा? ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए क्यूरियस रहो और इंतज़ार करते रहो नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।